एक गांव में भीम नाम का एक लड़का रहता था। वो हमेशा कुछ न कुछ खाता रहता और बहुत मोटा हो गया था। सुधीर भीम का बाप था। उसका एक आइसक्रीम पार्लर था। एक दिन भीम उस पार्लर में आया और एक एक करके सारे आइसक्रीम के फ्लेवर्स खाने लगा। ये देखकर भीम, मेरी गलती कि मैंने आइसक्रीम पार्लर शुरू किया है। मुझे समझदारी से काम लेना चाहिए था। तुमने अकेले ने जितनी आइसक्रीम खा ली है ना, मैं उससे कम आइसक्रीम यहाँ बैठकर पूरे दिन में बेच पाता हूँ। अब बहुत खा ली, बंद भी करो। ये मेरी गलती है। मुझे लोहे का काम करना चाहिए था क्योंकि मेरा बेटा तुम जैसा है। अगर आप लोहे की चीजों की दुकान खोलते तो मैं उन्हें बेचकर आइसक्रीम खाता। तुमने सुबह से 24 डोसे खाए हैं, फिर 8 ग्लास एप्पल जूस पिया है। अब बस भी करो। 8 नहीं पापा, 10 ग्लास जूस। बड़ा महान काम किया है। सुबह घर पर सब कुछ खाने के बाद भी तुमने मेरी दुकान से 7 आइसक्रीम खा ली। कम से कम अब खाना बंद करो। सुधीर ने अपने बेटे को डांटा और उसे बाहर भेज दिया। सुधीर दोपहर का भोजन करने के लिए घर आया तो उसने भीम को देखा। घर पर पकाया गया सारा खाना पहले ही बैठ के खा रहा था। अरे तुम इंसान हो या कुंभकर्ण? जब हम दोनों के लिए खाना पकाया गया है तो तुम सारा चावल दाल करी अकेले कैसे खा सकते हो? वो थोड़ी सी जो उस पॉट में बची वो भी खा लो। तब भीम बोला, मैं क्या करूं पापा, मुझे बहुत भूख लग रही थी इसीलिए। वही तो, तुम्हारी भूख खत्म क्यों नहीं होती? 25 अंडे, 50 प्लेट मटन और एक पूरी प्लेट उबले चावल खाने के बाद भी तुम्हें और भूख लगी है। कुछ बच्चे नन्हे कृष्ण की तरह होते हैं, लेकिन मेरे लिए तो तुम एक बुल कृष्णा हो। इसी बीच सुधीर की पत्नी रश्मि वहाँ आ गई और बोली, सुनिए, मैंने अभी अभी टेलीविजन पर डॉक्टर प्रदीप को सुना। उस एड में उन्होंने कहा कि वो मोटे लोगों को 1 महीने के अंदर ज्यादा खाना खाना बंद करा सकते हैं और उनका वजन भी कम कर सकते हैं। हमें अपने बेटे को एक बार परामर्श के लिए भेजना चाहिए। क्या कहते हैं आप? ठीक है, बोलता हूँ उसे। तो वो अपने बेटे के पास गया। बेटे भीम, तुम कल इस पते पर डॉक्टर के पास जाओ और अपनी भूख कम कराने और अपना वजन कम कराने के लिए इलाज करवाओ। अगले दिन भीम ने डॉक्टर प्रदीप के पास जाकर कहा, डॉक्टर अंकल, मेरा नाम भीम है। कृपया मुझे अपना वजन कम करने और स्लिम बनाने के लिए मदद करें। कोई फिक्र की बात नहीं। अगर तुम 1 महीने के लिए मैं जो डाइट बताता हूँ उसके हिसाब से चलोगे तो ऋतिक रोशन बन जाओगे। इतना कहते हुए उन्होंने भीम को एक पेपर दिया। भीम ठीक 1 महीने बाद डॉक्टर प्रदीप के पास पहुंचा। जैसे कि आपने कहा था, मैंने 1 महीने तक डाइट फॉलो की, लेकिन मेरा वजन कम नहीं हुआ। नामुमकिन। जो भी मेरी बताई डाइट फॉलो करता है उसका वजन कम हो ही जाता है। तुमने क्या खाया? कितना खाया? आपने सुबह अंडे खाने के लिए कहा था तो मैंने 1 दर्जन अंडे खा लिए। आपने कहा था कि दोपहर में उबली हुई सब्जियां खाओ, इसलिए मैंने हर दिन 2-2 किलो हर एक वैरायटी की सब्जी खा ली। मैंने रात में 20 चपाती खाई। बस इतना ही। डॉक्टर प्रदीप के होश उड़ गए। ये इंसान है या कोई अजीब जानवर? फिर उसने भीम से कहा, देखो भीम, अगर तुम इसी तरह खाओगे तो अपना वजन कम नहीं कर पाओगे। एक काम करो, दिन में 3 बार इस आयुर्वेदिक टॉनिक का 2 कप सेवन करो और कुछ नहीं खाना। भीम उस टॉनिक को लेकर घर चला गया और 1 महीने बाद, जैसे कि आपने कहा था, मैंने उस टॉनिक का सेवन किया, लेकिन मैं अभी तक अपना वजन कम नहीं कर पाया। किसी का वजन कम करने के लिए ये टॉनिक बेहतरीन है, फिर इस लड़के का वजन कम क्यों नहीं हो पा रहा? डॉक्टर ने भीम से पूछा, ये बताओ कि तुमने हर दिन कितना टॉनिक पिया? सुबह 2 बोतलें, दोपहर में 2 बोतलें और शाम में 2 बोतलें। क्या कोई टॉनिक की इतनी बोतलें पीता है? मैं क्या, कोई भी तुमको स्लिम नहीं बना सकता। यहाँ से तुरंत बाहर निकल जाओ। कुछ देर और तुमसे बात की तो मुझे मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ेगा। निकल जाओ। डॉक्टर के ऐसा कहने पर भीम अस्पताल से बाहर निकल आया। कैसा सनकी आदमी था। जैसे उन्होंने बताया वैसा करने के बाद भी मुझ पर चिल्लाया क्यों? डॉक्टर है या डॉक्टर के नाम पे एक मजाक? ये सोचते हुए वो घर चला गया। हैदराबाद शहर में रजनी नाम की एक लेडी डॉक्टर थी। वो एक घर में अकेले रहती थी। एक दिन रजनी अपना सारा काम खत्म करके रात के वक्त घर आई। क्योंकि दरवाजा खुला हुआ था, उसने सोचा, ये क्या, किसने ये दरवाजा खोला? चाबी तो मेरे पास है। ये सोचकर वो घर के अंदर धीरे धीरे गई, पर घर के अंदर कोई नहीं था। जैसे ही वो घर के अंदर गई, दरवाजे खुद से बंद हो गए।
ये देखकर रजनी काफी डर गई। वो दरवाजा खटखटाने लगी और चिल्लाने लगी, खोलो दरवाजा खोलो, किसने ये दरवाजा बंद किया? अचानक एक महिला जो बिल्कुल रजनी जैसी थी वो उसके सामने आकर प्रकट हो गई। उसे देखकर रजनी ने पूछा, कौन हो तुम? यहाँ क्यों आई हो? तुम तो बिल्कुल मेरी जैसी लगती हो। फिर उस महिला ने रजनी से कहा, क्या बात कर रही हो? ये तो मेरा घर है, क्यों आई हो तुम यहाँ और कैसी आई? तुम बिल्कुल मेरी जैसी हो। क्या बात कर रही हो तुम? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। फिर उस महिला ने एक शीशे लाकर रजनी के सामने रख दिया। शीशे में खुद को देखकर रजनी चीख उठी, शैतान शैतान बचाओ, मुझे बचाओ। तुम ऐसे चिल्ला क्यों रही हो? डरो नहीं, तुम शैतान नहीं हो, मैं शैतान हूँ। ये मेरा शैतान का रूप है, अच्छे से देखो। ये कहकर वो शैतान में बदल गई। कौन हो तुम? ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? तुमने मुझे मारा था जब मैं जिंदा थी। मैं अनीता। तुम हो? मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ। मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, पर तुमने मुझे क्यों मारा? आज तुम्हें पूरी बात मुझे बतानी पड़ेगी। मैंने तुम्हें जानबूझकर नहीं मारा, तुम्हारे पति ने कहा था मारने के लिए। वो क्यों कहेंगे ऐसा? क्योंकि हम एक दूसरे से प्यार करते थे। मजबूरन रवि को तुमसे शादी करनी पड़ी। तुम पेट दर्द से तड़प रही थी जब हम तुमसे छुटकारा पाना चाहते थे। तुम्हारे पति को लगा यही सही वक्त है तुमसे छुटकारा पाने का। उसने सोचा तुम्हारे सारे रिश्तेदारों को और घर वालों को ये कह दे कि तुम्हारी मृत्यु हो गई है पेट दर्द की वजह से, और उसने मुझे कहा तुम्हें मार देने के लिए। ये सुनकर शैतान बहुत दुखी हो गई और रोने लगी। मैं बहुत प्यार और जतन से अपने पति का ध्यान रखती थी, पर मुझे ये नहीं समझ आया कि वो मुझे मारना क्यों चाहते थे। क्या गलती थी मेरी? शैतान ने रजनी से कहा। फिर तुम्हें पता होगा कि मेरे पति अभी कहाँ हैं। उसे बोलो यहाँ आने के लिए। मुझे नहीं पता, सच में नहीं पता। नहीं पता? तुम्हें नहीं पता? ये कहकर शैतान ने रजनी को मार दिया। फिर शैतान ने उसका फोन लेकर रवि को फोन लगाया। शैतान रजनी की तरह बात करने लगी। हेलो रवि, कहाँ हो तुम? क्या तुम मेरे घर आ सकते हो अभी? अभी? रजनी, कोई नहीं है मेरे घर में। आज रात अच्छा वक्त बिताएंगे, तुम आ जाओ मेरे घर। तुम मेरे घर आओ ना प्लीज। हाँ कहकर रवि ने फोन काट दिया और वो रजनी के घर गया। रजनी, रजनी कहाँ हो तुम? ये कहते कहते वो घर के अंदर आया और चारों तरफ देखने लगा। उसे एक महिला जमीन पर पड़ी हुई दिखी। रवि तुरंत उसके पास भाग के गया। रजनी, रजनी! पर वो रजनी नहीं थी, वो थी उसकी पत्नी अनीता। इस बीच रजनी वहाँ आई। फिर रवि ने रजनी से कहा, रजनी, मेरी पत्नी का शव यहाँ कैसे आया, जबकि पहले ही उसका शव जला चुका हूँ मैं। इस बीच रजनी शैतान में बदल गई। अनीता जो जमीन पर पड़ी हुई थी वो भी शैतान में बदल गई और सब घूर घूर के रवि को देखने लगे। मुझे माफ कर दो रवि, तुम्हारी पत्नी को सारा सच पता चल गया है। वो शैतान बन गई है और मुझे मार दी। अब मैं भी एक शैतान हूँ। ये कहकर रजनी शैतान रोने लगी। इसी के साथ रवि काफी डर गया और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा। तुरंत अनीता शैतान में बदल गई और उसे भी मार दी। फिर रवि भी एक शैतान बन गया। अनीता ने दोनों को मारकर अपना बदला पूरा किया और वहाँ से गायब हो गई। पहले अग्रहारम नाम का एक गांव था। उस गांव के चारों ओर हर दिशा में 5 किलोमीटर तक फैला हुआ एक जंगल था। रात में ग्रामीण उस जंगल से नहीं जाते थे क्योंकि वहाँ खतरनाक शैतान रहते थे। उस गांव में जगन नाम का एक जादूगर रहता था। एक दिन उसने अपनी पत्नी के साथ देर शाम अचानक यात्रा शुरू करनी चाहिए। अरे स्मिता, दरवाजा बंद करो और जल्दी आओ। सूरज पहले ही अस्त हो चुका है। थोड़ी ही देर में अंधेरा हो जाएगा और देर की तो शहर नहीं नरक पहुँचेंगे। ऐसा मत कहो जी, मुझे शैतानों से डर लगता है। मैं उनके बारे में अधिक नहीं जानती, मैंने उन्हें कभी देखा भी नहीं। हाँ, वो शैतान मेरी माँ के जैसे रिश्तेदार हैं। भूतों को चेहरा जानने की कोई जरूरत नहीं। पूरा जंगल अंधेरे में है और इतना डरावना लग रहा है। मेरे दिल की धड़कन 101 से अधिक है। आपको डर नहीं लग रहा है जी? मैं डरूंगा? क्या कह रही हो? मैं एक महान जादूगर हूँ।
शैतान मेरा अभिवादन करके उल्टे पैर भाग जाएगा। मुझे डराने के लिए उसे दूसरा जन्म लेना होगा। तभी कहीं से चीखने की आवाजें सुनाई दी। सुनो, देखो शैतान चिल्ला रहा है, शायद उसने हमें देख लिया है। अरे पगली, ये लोमड़ियों की आवाज है, भूतों की नहीं। मुंह बंद करके मेरे पीछे आओ। फिर वे कुछ देर आगे बढ़े। अचानक तेज आवाज हुई, जिसे सुनकर स्मिता डर गई। सुनो जी! इतना कहकर वो हाथ पकड़कर कांपने लगी। अरे डरो नहीं और मुझे भी मत डराओ। इतना कहकर जगन आगे बढ़ गया, लेकिन अब वो भी थोड़ा सा डर रहा था। स्मिता ईश्वर का नाम लेते हुए उसके पीछे पीछे चल रही थी। अचानक उसने वहाँ से कुछ दूरी पर एक रोशनी देखी और कहा, वहाँ देखो, वहाँ कुछ रोशनी दिखाई दे रही है। वो भूत हो सकता है, हमें वापस जाना चाहिए, चलो भी। ये कोई भूत नहीं है, मैं हूँ ना, बस पीछे आओ मेरे। इस तरह जगन, जो खुद भी जरा डर गया था, उसने अपनी पत्नी को ढांढस बंधाया और आगे चला गया। उन्होंने जो रोशनी देखी थी, जब वो वहाँ पहुँचे तो उसे बुझा दिया गया। मैंने तुमसे कहा था ना, ये शैतान नहीं है, उस आग को बुझाया गया। देखो, एक पेड़ जंगल में आग पकड़ सकता है और इसी तरह दिखाई देता है जब उसका तना जलने लगता है, समझी? इतना कहकर वो एक तरफ हो गया। तुरंत ही वो अग्नि उसके सामने प्रकट हुई। जगन और स्मिता दोनों जोर से चिल्लाए और वहाँ से भागने लगे। कुछ देर बाद जगन ने कहा, स्मिता रुक जाओ, मैं भी आ रहा हूँ। मैं नहीं रुकूंगी, मेरे कहने पर आपने मेरी बात नहीं सुनी और बड़े घमंड के साथ ये भी कहा कि आप एक महान जादूगर हैं। अब क्या हुआ? अरे मेरी बात तो सुनो। तुम शैतानों के पहाड़ की ओर जा रही हो। ज्यादा भयानक और खतरनाक भूत वहाँ रहते हैं, वे अपने परिवार के साथ वहाँ रहते हैं। ये सुनकर स्मिता जहाँ थी अचानक वहीं रुक गई। ऐसे गिरते पड़ते भागी हो, देखने दो कहीं चोट तो नहीं आई। और उसने टॉर्च को उसके चेहरे के सामने किया। उसका चेहरा देखते ही एक बार को तो वो डर गया। ये उसकी पत्नी का चेहरा नहीं, बल्कि किसी भूत का चेहरा था। पूरा चेहरा आग से जल रहा था और बेहद डरावना लग रहा था। इससे जगन जोर से चिल्लाया और वहां से भागने लगा। बड़े अहंकार से कह रहा था, एक महान जादूगर है। ये भी कहा था तूने कि किसी शैतान को तुम्हारा अभिवादन करके भाग जाना चाहिए। अब क्यों भाग रहा है? अपनी जादुई शक्ति दिखा। मेरे पास कोई जादुई शक्तियां नहीं है, मुझे छोड़ दो। मैं इस तरफ कभी नहीं आऊंगा, वादा करता हूँ। अचानक उस जगह में आग लग गई। जगन के पैर जलने लगे। कुछ दूर जाने के बाद उसने अपनी पत्नी स्मिता को देखा। वो एक पेड़ के नीचे बैठी थी। अरे स्मिता, क्या तुम अभी जीवित हो? मुझे लगा कि भूतों ने तुमको खा लिया होगा। मैं तुम्हें कभी इस तरफ से नहीं लाऊंगा। चलो हम घर चले। उसने पत्नी का हाथ पकड़ना चाहा। उसकी पत्नी जमीन पर गिर गई और पूरा शरीर राख में बदल गया। ये देखकर जगन रोने लगा कि उसने स्मिता को खो दिया है। स्मिता, मेरी गलती थी स्मिता। तभी वो शैतान वहां आ गई और उसने एक बार में जगन को खा लिया। तभी अचानक जगन की आंख खुल गई और उसे एहसास हुआ कि वो बस एक बुरा सपना देख रहा था।